मार्च 2024 की ये बात है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के डासना पुलिस ने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जैसे उसे जेल भेजा जाता है, उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को जब ये खबर लगती है तो उससे मिलाई करने के लिए वो जेल में जा रहे थे। और इसी बीच में उसके दोस्त भी जेल में आते हैं। जब दो दोस्त जेल में आता है तो इस एक दोस्त से वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। जब दोस्त ने दोस्त से ये बात कही तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर सकता हूँ, एक बार बोलो तो सही। जब बात बोलने की आती है तो वो जेल में जो बंद दोस्त था वो कहता है कि तुम्हारी जो दूसरी वाली भाभी है, दरअसल परिवार के सभी लोग उससे रुष्ट हैं, खफा हैं, उससे बात नहीं करते, उसकी कोई पास नहीं जाता। इस बीच में मैं जेल में रहूंगा और वो अकेली वहां रहेगी तो परेशान हो जाएगी। एक छोटा सा बच्चा भी है, उसका इस बीच में कौन ख्याल रखेगा। ये कुछ सामान की लिस्ट है, सामान वहां पहुंचा देना और उससे पूछ लेना कि कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे तुम्हारे पति ने मुझसे बोला है, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प कर सकता हूँ। जैसा उसको हुक्म हुआ था, आदेश हुआ था, ठीक उसी आदेश के अनुरूप वो घर पहुंचता है, सामान पहुंचाता है। सामान पहुंचाने के बाद ये वादा करता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। दोस्त था, बीच बीच में जाता था और जाकर वो सामान के बारे में पूछता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें सामान की तो सारी मदद करते हो, क्या क्या तुम और भी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। ये मजाक मजाक में कही हुई बात थी। दोनों के बीच में कुछ ऐसी हंसी मजाक हो जाती है कि नज़दीकियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ कुछ इतनी बढ़ती हैं, वो दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी। पति जेल में होता है और यहाँ पर दोस्त उसकी पत्नी के साथ कुछ अनैतिक रिश्ते में बंध जाता है। दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। वक्त आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन के बाद उसके दोस्त को जमानत मिल जाती है और जब जेल से छूट कर आता है तो उस दोनों को उसने कुछ अलग स्थिति में देखा, आपत्तिजनक स्थिति में देखा। और इस स्थिति में देखा कि उसने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। और यहीं से कत्ल की इबारत लिखी जाती है, वो भी भयानक रूप में। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 7 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 8:15 का ये वाकया था। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का थाना डासना लगता है। यहीं का मयूर विहार के पास सिकरोड़ा रेलवे फाटक है। एक व्यक्ति जो कि स्कूटर पर सवार होकर कहीं जाने की तैयारी में था और इसी बीच में 3 बदमाशों ने उसको घेर लिया, रोक लिया। तीनों बदमाशों के हाथों में अवैध हथियार थे। और इसी बीच में पहले तो वो कहासुनी करते हैं और कहासुनी करने के दौरान एक बदमाश ने उस स्कूटर सवार के पास जाता है और पास जाने के बाद उसके जैसे उसने मुंह खोला तो उसके मुंह में उसने पिस्टल की नाल अंदर रख दी थी। जैसे उसके मुंह में अंदर पिस्टल डाली तो वो डांट रहा था, फटकार रहा था। और इसी बीच में जो राहगीर हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई लोगों की नज़र भी पड़ जाती है ये सब देखते हुए कि आखिरकार चल क्या रहा है। किसी को यकीन नहीं था कि जो चल रहा है वो अचानक इससे ज़्यादा भयानक हो सकता है। बातचीत का सिलसिला था, कुछ गाली वाली दी जा रही थी और इसी बीच में उसने जो मुंह में पिस्टल डाली हुई थी उसका ट्रिगर दबा देता है। जैसे ट्रिगर दबाता है तो गोली चल जाती है। गोली चलती है तो गोली मुंह के रास्ते जाकर पीछे निकल जाती है, यानी कि आर पार हो जाती है। और यहाँ पर लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो क्या हुआ। यहाँ आसपास जो भी थे सबको पता चल जाता है कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन जो 3 होते हैं बदमाश, तीनों के हाथ में हथियार होते हैं। फिर से गोली चला जाती है। एक गोली कनपट्टी पे मारी जाती है और तीसरी गोली उसको मिस हो जाती है, यानी कि कहीं अलग लग जाती है, उसको तीसरी गोली लगती नहीं है। अब यहाँ से वो तीनों मौका पाते ही बहुत तेजी के साथ भागने लगते हैं। पैदल भाग रहे थे, आराम से भाग रहे थे। और जब भाग रहे थे इन्होंने 1-2 हवाई फायरिंग भी किए ताकि लोगों में दहशत फैल सके, कोई उनके पीछे ना सके, क्योंकि इसी तरह का कुछ संदेश देने की वो कोशिश कर रहे थे। जब वो भाग रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन उनको गोली मारते हुए जब किसी ने देखा, इसी बीच में 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि साहब ये एक जगह लगती है मयूर विहार के पास, सिकरोड़ा रेलवे फाटक है जो कि डासना थाना क्षेत्र है, यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, एक व्यक्ति को कई गोलियां मारी गई हैं। जैसे 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंचती है उसके बाद फिर डासना पुलिस भी पहुंच जाती है। जो व्यक्ति है वो घायल अवस्था में था, अभी उसकी सांसें चल रही थी। उसको तत्काल ही वहाँ से उठाया जाता है। उठाने के बाद नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे लेके जाते हैं। उसका उपचार शुरू ही किया था। डॉक्टरों ने जब उसकी नब्ज़ टटोलने की कोशिश की तो कहा कि ये बच नहीं सका, यानी कि ये मर चुका है। वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर जाता है। अब उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद उसके बारे में जब जानने की कोशिश की जा रही थी, कौन है, कहाँ से है, किसने गोली मारी, तमाम सवाल थे। ना केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि वो ज़रूर जानना चाहते थे जिन्होंने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। वो ज़रूर जानना चाह रहे थे और अगले दिन के अखबारों में ये पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जितना उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उतना ही अखबार में प्रकाशित हुआ था,
उतना ही सोशल मीडिया पर तैर भी रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उस व्यक्ति का, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उसके कपड़ों की तलाशी लेना शुरू किया है, तो आखिरकार उसकी जेब में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे जिनके आधार पर उसकी शनाख्त हो जाती है। नाम उसका आसिफ उर्फ गुल्लू होता है। उम्र उसकी लगभग 34 साल के आसपास होती है, जो कि गाजियाबाद जिले का डासना थाना क्षेत्र का बड़ा मोहल्ला, वहां का वो निवासी होता है। उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आ जाइए, यहाँ पर कुछ घटना हो गई है आसिफ के साथ। अब जैसे ही आसिफ के बारे में जानकारी दी जाती है, पुलिस मौके पर आई जाती है। पुलिस इस व्यक्ति को पहचान भी लेती है। इसके ऊपर कई सारे मुकदमे भी दर्ज थे। परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पर शक हो, किसी से दुश्मनी हो, किसी से लेन देन हो, कोई बात हो, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, या फिर कोई प्रेम प्रसंग हो, जो भी है आप हमें बताइए। इसी बीच में परिवार के लोगों ने कहा कि इसकी जो हत्या की है, उस हत्या में रिहान का हाथ हो सकता है। रिहान का जैसे ही नाम आता है, तो रिहान के साथ साथ एक महिला का भी नाम आता है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया, और जैसे ही पुलिस ने जाल बिछाया है, जाल बिछाने के बाद आखिरकार 3 लोगों के नाम सामने आते हैं। सबसे पहले जो गोली चलाने वाले थे, रिहान, बिलाल, फरमान। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और तीनों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। दरअसल इनसे भी पूछताछ की जाती है और परिवार वालों से बातचीत की जाती है, और परिवार वालों से बातचीत करने के बाद पता चलता है कि आसिफ उर्फ गुल्लू, जो एक जिसकी हत्या हुई है, साल 2011 में उसकी शादी होती है। फरीदाबाद के रहने वाली जूही नाम की एक लड़की से निकाह होता है, उससे शादी होती है। परिवार के लोगों में खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और वो डासना की जगह लगती है उस्मान नगर, वहाँ वो आराम से रहना शुरू कर देते हैं। ये लड़का ठेकेदारी करता है, कभी कभी लेंटर में जो सरिया बांधा जाता है उसका भी काम करता है, और कई काम थे जो ये देख लेता है, कर लेता है। और इसी बीच में जब ये काम करते करते इसकी मुलाकात होती है मोदी नगर की रहने वाली एक लड़की से, जिसका नाम प्राची होता है। प्राची से मुलाकात होती है, लेकिन प्राची पहले से ही शादीशुदा होती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी दीपक नाम के एक लड़के से शादी हुई थी, और इससे यानी कि आसिफ से प्राची की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और नज़दीकियां कुछ इस कदर बढ़ जाती हैं कि प्राची ने यह फैसला ले लिया कि अब दीपक के साथ तो कभी नहीं रहेगी, रहेगी तो आसिफ के साथ रहेगी। अब इन दोनों में प्यार हो जाता है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा होता है, और शादीशुदा होने के बावजूद उसको एक अपनी बेटी भी होती है। लेकिन उसने इस बात की कतई कोई फिक्र नहीं की, परवाह नहीं की, और प्राची से नज़दीकियां बढ़ाता है। वो अपने पति को छोड़ देती है, और पति को छोड़ने के बाद अब आसिफ के साथ रहना शुरू कर देती है। उसके साथ वो लव मैरिज कर लेती है, और जब लव मैरिज करती है तो अपना नाम प्राची से बदलकर अब अर्शी रख लेती है। अब अर्शी इसके साथ रहना शुरू कर देती है। ये दोनों आराम से रहते हैं। ये एक बीबी को रखता है वो डासना के उस्मान नगर में, और दूसरी बीबी को रखता है वो डासना के मयूर विहार में। दोनों ही बीबी को बारी बारी से वक्त देता था, टाइम देता था, और ये आपराधिक प्रवृत्ति से भी जुड़ा हुआ था। कभी ड्रग्स का काम, तो कभी चोरी का, कई हत्या का प्रयास, इस तरह के मामले बताए जाते हैं, और उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसी बीच में उसके एक बच्ची भी पैदा हो जाती है, बच्ची ने बेटा पैदा हो जाता है। लगभग बताया जाता है 2.5 या 3 साल के आसपास का जो प्राची से बेटा पैदा होता है वो होता है। ये मार्च 2024 की बात है। गाजियाबाद के डासना पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब इसको जेल भेजा जा रहा था, तो इसी बीच में उसके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग सभी मिलने के लिए आ रहे थे। लेकिन जो प्राची होती है, प्राची उर्फ अर्शी, उसका कौन ख्याल रखेगा, उसके बेटे का कौन ख्याल रखेगा, यही बात उसको परेशान कर रही थी। और इसी बात को देखते हुए उसका एक दोस्त होता है। दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो तुम मेरी पत्नी का इस बीच में ख्याल रख सकते हो, उसको जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं ये सब पहुंचा सकते हो। तो उसका दोस्त जो होता है, जिसका नाम रिहान होता है, रिहान दरअसल पुरानी पैंठ में चिकन बेचने का काम करता है। जो मुर्गे वगैरह बेचते हैं उनका मीट बेचता है वो, उसी से उसकी दोस्ती होती है। और वो जेल में बुलाई करने जाता है, तो उसी को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें प्राची उर्फ अर्शी का ख्याल रखना है। उसको पैसे की ज़रूरत हो तो, उसको किसी सामान की ज़रूरत हो तो वो ही दे देना। अब वो उसके घर जाता है, घर जाते जाते कब उसकी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलते। अब प्राची और रेहान की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। लेकिन वक्त मार्च अब 2024 से ये कहानी शुरू होती है, और देखते देखते कब एक साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अप्रैल 2025 में आखिरकार आसिफ उर्फ गुल्लू जो होता है उसको ज़मानत मिल जाती है, और ज़मानत से जैसे ही छूट के घर आता है, तो उसने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में अपने दोस्त के साथ देख लिया, और इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब उसने अपनी पत्नी को बेवजह मारना पीटना शुरू कर दिया। वो बहाने ढूंढता था किस तरह से प्राची के साथ मारपीट की जाए, किस तरह से उसको टॉर्चर किया जाए। उसने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, उसको घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, जबकि वो अपनी पत्नी से भी मिलने जाया करता था।
इस बीच में रेहान मौके की तलाश में रहता था कि कब वो प्राची से मिलने के लिए जाए, कब वो घर पे नहीं हो। पत्नी उसको इशारे भी कर दिया करती थी, लेकिन इशारा करती तो कैसे करती, क्योंकि उसका मोबाइल टूट चुका था। आखिरकार उन्होंने फैसला लिया। इन्होंने 2 प्लान बनाए। प्लान ए बनाया, उसमें जहर की व्यवस्था की जाती है, कहा कि जहर देके इसको मार दो। लेकिन जब वो कामयाबी नहीं मिलती है, तभी उसने दूसरा प्लान बनाया कि इसको रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद गोली मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। अब प्राची ने साफ साफ ये बोल ही दिया था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें इसी तरह से यहाँ पर आना है, तो तुम्हें कुछ इसी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब जैसे ही जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी मिलने के बाद रेहान ने अपने दोस्तों का सहारा लिया। एक बिलाल होता है, फरमान होता है, जो मौके पर उसके साथ रहते हैं। उसके 2-3 दोस्त और थे जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें रेकी करनी है, कब आता है कब जाता है। तो उसके एक नियम बंधा हुआ था, जब वो अपनी पहली पत्नी के पास जाता था तो उसका एक टाइमिंग बंधा हुआ था। रात को 8-9 बजे वो अपनी पहली पत्नी के पास ज़रूर जाता था। और इसी मौके की तलाश में उन्होंने डासना के मयूर विहार सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास, क्योंकि ये एक सुनसान इलाका है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर उसको निपटा दिया जाए। और ये तारीख तय हो जाती है 7 अक्टूबर 2025 की रात, लगभग 7:30 बजे के आसपास। पहले से यहाँ पर खड़े हुए थे, ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे आसिफ आएगा और आसिफ आएगा उसको देख लेंगे। आसिफ आता है, उसको रोक लिया जाता है। रोकने के बाद उससे पहले तो बातचीत करते हैं। पहली गोली उसके मुंह में मारी जाती है, जो कि उसके भेजे को पार करती हुई बाहर निकल जाती है। दूसरी गोली उसकी कनपटी पर मारी जाती है। तीसरी गोली उसको टच करते हुए जाती है, वो लगते नहीं है, लेकिन तब तक उसको मौत आ चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। और इसी बीच में आसपास के लोगों ने देखा, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने इस मामले का 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने न केवल खुलासा किया, बल्कि प्राची का जो दूसरा रूप था उसको भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद इससे शादी की थी, और ये बात भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल जब इसे जेल भेजा जा रहा था, इसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, तो ये महिला प्राची 5 महीने की गर्भवती भी होती है। अब एक बच्चा है उसका, लगभग 2.5 या 3 साल के आसपास का बेटा। वो कैसे उसकी परवरिश होगी, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसकी कैसे परवरिश होगी। और क्योंकि जो मेन आदमी है वो आसिफ, वो मर चुका है, और जो पहली बीवी है उसको 11 साल की बेटी है। एक गलत फैसले से ना केवल उसने दीपक की लाइफ को भी मतलब परेशानी में डाल दिया, दूसरा उसने रेहान की भी लाइफ को परेशानी में डाल दिया, साथ ही आसिफ की लाइफ को परेशानी में डाला, अपने बेटे की ज़िंदगी को ख़राब किया, और जो पहली पत्नी जूही होती है उसको और उसके बेटे की ज़िंदगी को भी उसने परेशानी में डाल दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं जज्बात में आकर, वो गलत ही साबित होते हैं। जिस तरह से प्राची ने लिया, अपने पति दीपक को छोड़ के। मैंने अखबारों के माध्यम से जानने की कोशिश की, पता चला कि दीपक शायद गरीब परिवार से है, लेकिन आसिफ के पास धन दौलत ठीक ठाक थी, बड़ा घर था। शायद उसी की उस धन दौलत को देखते हुए वो एकदम इम्प्रेस हो जाती है, और वो इम्प्रेस ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, 4-5 साल ही इम्प्रेस रह पाती है। जैसे वो जेल जाता है, जेल जाते ही उसकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, और वो एक नए लड़के की तलाश में जुट जाती है।